अब जिस तरह से हालात हैं, अब उसको लेकर तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बलूचिस्तान और टीटीपी या तालिबान एक साथ नजर आ रहे हैं और वैसे ही अलग अलग मोर्चों पर हैं। आने वाला वक्त क्या दर्शा रहा है? क्या बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा या फिर सुधारने के लिए कोई बातचीत या कोई मोड ऑन रख रहे हैं आप? देखें, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुश्किल दरपेश आ रही है, लेकिन मुझे और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान को मुश्किलात नहीं, बल्कि लोग जो सुन रहे हैं, जो लोग ये सिचुएशन और ये पोजीशन देख रहे हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जहाँ तक जनरल आसिफ मुनीर साहब की बात है, तो उनकी क़यादत में आप देख सकते हैं कि तालिबान को पहले तो तंबीह की गई, उनको बताया गया कि वो होश के नाखून लें, और इस तरह की जो दहशतगर्द कार्रवाइयां पाकिस्तान में की जा रही हैं, जो मासूम शहरियों को, जो फोर्सेस को, जो बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे बाज आए। जब वो बाज नहीं आए, तमाम के तमाम सबूत, बात तो यही है कि लगातार ऐसी घटनाएं अगर देश के अंदर हो रही हैं, तो क्या उनके इंटेलिजेंस नहीं होते? क्या उनकी जानकारियां नहीं होती? यही तो बात। आपके यहाँ मस्जिद के अंदर लोग फिदाइन बन जाते हैं, आप टीटीपी के लोग अगर अंदर आ जाते हैं, बीएलए अगर ऑपरेशन को अंजाम दे देता है, हेरॉफ को भी, तब भी उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सवाल सुनने के बाद जब हम आपका सवाल सुनते हैं हौसले से, तो आप भी इतना हौसला रखें कि जवाब पूरा होने दें। सेटिस्फैक्टरी दीजिए, आप ही से तो सवाल पूछ रही हूं मैं। आप जवाब सुने तो जब भी तो सेटिस्फाई होंगी आप जवाब सुनने को तैयार ही नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, अब लोग दहशतगर्द अफगानिस्तान में मर रहे हैं, दहशतगर्द दूसरे मुल्क में मर रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है। आप जवाब तो सुने मेरा। आप सुनिए हैदर जी, किसी अस्पताल में मिसाइल गिराना ये मानवीयता की हत्या होती है। सुनिए आप, ये आपकी इंसानियत खत्म हो गई होगी। आपने जिस तरह से ऑपरेशन के नाम पर कई परिवारों को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया, आपके लिए क्या छोटे छोटे बच्चे दहशतगर्द हैं, महिलाएं दहशतगर्द हैं? जरा खौफ खाइए, जरा कुछ तो जरा सोचकर बोलिए। खौफ खाए ना। आप ये बताएं कि जो दहशतगर्द वहां मर रहे हैं अफगानिस्तान में, जब उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान की मसाजिद पे और फोर्सेस पे, जब हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं हुई, जब आपको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब पाकिस्तानी फौज ने वहां अटैक किया है, उनके दहशतगर्दों को मारा है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, तो उनको उनसे ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। हिंदुस्तान तो हमेशा से ही शांति की बात करता है, शांति को हमेशा बढ़ावा देने की बात करता है। आपके यहाँ जब मस्जिद में आम जनता की जब जाने गई थी ना, तो आपके यहाँ सवाल नहीं पूछे गए होंगे, सवाल हिंदुस्तान ने उठाए थे। क्योंकि अगर आप मुस्लिम आबादी की बात करते हैं, मुस्लिमों की उम्मा माने जाते हैं, तो हिंदुस्तान में भी मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। आपके यहाँ तो जब ईरान के जो बड़े नेता हैं, सुनिए, जब वो मारे गए तो जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन पर गोलियां चलवा दी। जब अफगानिस्तान पे दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, तो दहशतगर्दों से ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है। आप सवाल सुनने के बाद हौसला रखें जवाब देने का। आप सहाफी हैं, सहाफी बन के सवाल करें, आप सियासतदान ना बने। जब आप सवाल करती हैं तो जवाब का भी हौसला रखें। मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे आप इधर उधर की बातें मत घुमाइए हैदर जी, मैंने आपसे जवाब ही तो जानना चाहा, और जैसे ही अगर मैंने उस पर काउंटर कर दिया तो ये आप तो नाराज हो गए, बौखला गए। कर्नल मलिक, आखिर ऐसी क्या नाराजगी? मैंने क्या गलत पूछा है? क्या इंसानियत को मारना कुछ गलत हो जाता है सवाल पूछना? इनका तो जब पाकिस्तानी जब मारे गए तो सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं थी, या अमेरिका पर एक्शन लेने तक की हिम्मत नहीं थी। नैना जी, आप उस घाव पर हाथ क्यों रख देती है जहां इनको दर्द होता है? आप क्यों छेड़ देती है उस नासूर को, कि जो इनके लिए जो बहुत नासूर बना, जो इनके लिए दर्द है? आप इनसे पूछिए ना, इनको भारत से नफरत क्या है? अब देखो, जड़ पे, जब तक आप जड़ पे बात नहीं करो, आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पे, दहशतगर्द कार्रवाइयों को आप जो है वो सही समझते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई। अच्छा, अब आता हूं मैं, नैना जी। पता देखिए, जब तालिबान अपनी पहली पारी खेल रहा था, ये ढोल नगा से बचा रहे थे। इनके पंजाब के अंदर ना इन्हें भंगड़े पा रहे थे लोग कि देखो, हमने भारत को हम कर देंगे, अब ठीक करेंगे। तालिबान जब वापस रिटर्न आया, जब अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, अमेरिका हमको वहां शामिल करना चाहता था, हमने मना कर दिया। अल्टीमेटली अमेरिका को भागना ही था तो भागा। तो ये लोग तब भी डांस कर रहे थे, तब भी नाच रहे थे, और बड़ी बड़ी लंबी छलांगे लगा डांस कर रहे थे। इनको तकलीफ तब हुई जब तालिबान, तो आप वो क्यों नहीं लड़ रहे? तालिबान लड़े ना पाकिस्तानी फौज से, क्यों नहीं लड़ रहे? वो तालिबान ने वहां के लोगों को सोचना शुरू किया। उसके बाद जब भारत से उनकी नजदीकियां शुरू हुई, देखिए, भारत हमेशा, ना तो हम कभी एग्रेसर रहे, हम कभी नहीं रहे। हमारा इतिहास उठा लीजिए, हम सबक सिखाने वाले जरूर टाइम टाइम पर रहे हैं। जैसे कि ओप सिंदूर में आपको अच्छा खासा सबक सिखाया गया, और दोबारा से भी फिर सिखाने के लिए भी तैयार है। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि अफगानिस्तान की जैसे जैसे भारत से नजदीकियां बढ़ी, हमने उनको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, उनको इंसान के तौर पे, इंसानियत के तौर पे उनको तरह तरह की मदद दी। अब इनको ये बात कैसे पच जाएगी? इनको तो नहीं पचने वाली है।
और जो वो लाहौरी चूर्ण खाते हैं ना ये लोग, उस चूर्ण से तो इनका तबीयत खराब होनी ही होनी है। और वो दवाई ऐसी है कि जो ये पूरी अपने आवाम को पिला पिला कर उनकी जहनियत को खराब करते हैं। ये एक जहनियत का सवाल है नैना जी, ये बात सवाल एयरफोर्स और आर्मी का नहीं है, ये एक जहनियत है जो वहां पे काम कर रही है, जिसका काम है घृणा को फैलाना, जड़ों को बिल्कुल जड़ों के अंदर। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं ना कि पेड़ तो मीठा है, पेड़ तो आम का है, उसके अंदर ये चीनी घोल के डाल रहे हैं और बोलते हैं कि देखिए हम तो कितने अच्छे लोग हैं, हम तो चीनी का पानी डाल रहे हैं। होता क्या है, ये पेड़ को सुखा रहे हैं, ये अपने सिस्टम को सुखा रहे हैं। जब तक आप ग्राउंड में काम नहीं करोगे, अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और अपने अंदर आपके जो वो है ना, जो आधिपत्य है आपके मौलवियों का, उनको उठा उठा के फेंकिए अरब सागर में और अच्छे लोग आइए। नहीं सर, अब तो सवाल उठाए जाने लगे ना। आपने तो जिक्र भी किया कि किस तरह से आसिम मुनीर और कुछ अभी इफ्तार पार्टी में तो बाकायदा ईरान पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इतने आंसू बहा रहे हो तो सीधे पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पर मुस्लिमों की उम्मा को लेकर ही बड़े सवाल होने लगे हैं। वेल, पाकिस्तान से एक और खास मेहमान मेरे साथ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख भी कनेक्ट हो चुके हैं। नदीम जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ईद की बहुत मुबारकबाद आपको भी। जरा मैं बहुत मुबारक हो तमाम मीडिया। जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, जरा ये बताइएगा कि इसके पहले सिर्फ ईद तक एक तरह से पाबंदी थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो, लेकिन जैसे ही ईद पूरी होगी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब बलूचिस्तान ने उसका साथ देने की बात कर दी है। तो अब तो जिक्र ये है क्या 1971 वाला हाल बनता हुआ नजर आता है, जैसे बांग्लादेश हुआ आउट, अब बलूचिस्तान की बारी। देखिए, ये तो दिल्ली के ख्वाब में छींचड़े हैं और ये आप लोगों की पता नहीं कब की ख्वाहिश है, लेकिन ये इंशाल्लाह कभी पूरी नहीं होगी। बीएल का जहां तक ताल्लुक है, आपने कहा ये टोटल बलोची जो है पूरे प्रोविंस के अंदर इनकी तादाद 45 लाख है और टोटल 1.25 करोड़ की आबादी है, जिसमें ज्यादातर पख्तून है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप बात कर रहे हैं तालिबान की, कि वो तालिबान जो है ये गुरिल्ला वारफेयर में ट्रेन है, वो प्रोफेशनल आर्मी के साथ, एस्टैब्लिश डिफेंस के साथ टकरा नहीं सकते। वो माइनर ऑपरेशंस कर सकते हैं और उनके पास वेपन्स भी जो है लाइट वेपन्स होते हैं, हैवी वेपन्स उनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके पास क्लाशनकोव हैं और मोटर्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा मोटर भी अगर है तो वो 81 मिलीमीटर का मोटर है, जो कर्नल साहब अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैंने हमेशा इस क्लिप में कहा, आपने तमाम प्रोग्रामों से दरख्वास्त की कि मुझे एक क्लिप दिखा दें जिससे में अफगानों ने 2600 किलोमीटर पर लगी हुई हमारी कोई फेंस जो बार्ब वायर की लगी हुई है वो उसको ब्रेक किया हो। आप देखिए, फेंस के आगे 20 फीट की डिच है जो कि तकरीबन 15 फीट गहरी है और उसके आगे फिर आप देखिए माइंस लगी हुई हैं। तो ये कभी भी अटैक करिए, जो भी अगर या फौजी है तो वो समझ सकता है मेरी बात, कि आगे किलिंग एरिया होता है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसके बाद माइन एरिया होता है और फिर नो मैंस लैंड होता है। अभी हमने क्या किया कि इस मौके से फायदा उठा के जो उनके आगे पोस्टें थी जिसमें छुप के बैठ के वो हमसे फायर करते थे या स्नैपर फायर करते थे, हमने वो सारी पोस्टें फ्लश टू ग्राउंड कर दी है। तो अब इंशाल्लाह वो हमारे जो फौजी कभी बाहर निकले अपनी चेकपोस्ट से और उसको निशाना बना दिया उन्होंने स्नैपर ने, वो अब नहीं कर सकेंगे। नदीम तो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ये सारी बातें पाकिस्तान के आवाम को आप कहते हैं तो बिल्कुल बहुत वो खुश हो जाती होगी, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से तस्वीरें सामने आती हैं, पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने खासतौर से ड्रोन लाइन पे कई बड़ी चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से लोगों को मारा गया, और अब तो ये भी कहा गया कि आपने 400 मारे हैं तो जवाब 4000 के रूप में दिया जाएगा। लेकिन साहिब सर, मुझे एक बात जरा बताइएगा, नदीम जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ईद तक की खासतौर से सीज फायर की बात कही गई थी, जैसे मैंने 71 की बात की तो इधर उधर करते हुए बात अलग रूप में जाती हुई नजर आ रही है। ये ऑपरेशंस की जो बात कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड कितनी रियल नजर आती हैं सर? मेजर नदीम ने एक टैक्टिकल चीज बताई आपको कि हम कैसे बैरिकेड्स बनाते हैं और उसके अगल बगल क्या होता है। ठीक है, वो होता है, बिल्कुल होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिनाई कर देंगे कि अफगानिस्तान से इनके तरफ अटैक्स नहीं हो रहे या इनकर्शंस नहीं हो रहे। इनकी बॉर्डर एक्शन टीम बड़ी इफेक्टिव है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज हैं। बिकॉज एक तो रियलिटी है ना कि अफगानिस्तान की तरफ से इनके अंदर घुस के अटैक्स हो रहे हैं और कहां तक हो रहे हैं, पूरे बलोच के डीप इनसाइड क्वेटा तक, आर्मी हेडक्वार्टर तक। वो एक दिन इनके एक अच्छे खासे पुलिस स्टेशन को लूट कर वापस ले गए और फिर फोटोग्राफ्स दिखाई कि इनके रेडियो सेट्स, इनके मीडियम मशीन गन्स उन्होंने फिजिकली उठा लिए। दैट मींस वो पूरा स्टेशन और उसकी सिक्योरिटी अबैंडन करके चली गई होगी। तो इसको ये मेजर साहब को समझना चाहिए कि ठीक है, टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में कुछ काम कर पा रही है। ये एक रियलिटी है नैना कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान
अगर आपस में मिल गए तो वो दिन दूर नहीं है जबकि पाकिस्तान का एक और डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि ये बलूचिस को मिसट्रीट करते हैं, उनको यूज एंड थ्रो के तहत रखते हैं, वहां का सारा खनिज निकाल लेंगे और उनको गरीबी में छोड़ देंगे। वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया है जब से इन्होंने उधर अपना इख्तियार किया है। वहां की जो गवर्नेंस है वो पता नहीं इस्लामाबाद से कितनी अलाइंड है, नहीं अलाइंड है, वो बजट की लड़ाई नहीं करते, तो लोकल लोग उनकी लोकल गवर्नेंस के खिलाफ है। बीएलए ने अपना रूट अफगानिस्तान में रखा हुआ है, तो बलूच यहाँ से लड़के अफगानिस्तान में सीपैक चल रहा है, पूरे अफगानिस्तान में सीपैक चल रहा है, ग्वादर पोर्ट उधर है, कोस्टल हाईवे उधर है, सारी यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं। ये तो इस तरह के चंद ये जो गद्दार आपके साथ बैठे हुए हैं, ये इस तरह के जो भी यूएसए में बैठे हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बहुत अच्छी तरह से ठोक दिया है। अब ये दोबारा सर उठाने का भी नहीं है, ये अभी यूएसए वगैरह में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे सर। या फिर ये मेजर शेख नदीम जो आवाज उठाएगा वो आपके लिए गद्दार है क्या? जो आवाज उठाएगा, अपने अधिकार मांगेगा, वो गद्दार है क्या? मेजर साहब हथियार उठाता है, जो हथियार उठाता है। हाँ मेजर साहब, मैं ये कह रहा था कि एक बार आपको कहीं ना कहीं एक देखना पड़ेगा कि बलोच आपसे नाराज क्यों हैं। ठीक है, ये जो बाहर के लोग हैं किसी दूसरे मुल्क से मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि बलोच आपसे नाराज क्यों हैं। चलिए मान लिया तालिबान अफगानिस्तान जो आपके द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ था, वो अब आपसे नाराज है, उनके भी चलिए वहां पे कोई तीसरा वर्ग हो रहा हुआ, कोई दूसरे नेशन के लोग। बलोच तो आपके अपने मेजर साहब, वो क्यों नाराज हैं? वहां पे क्यों इतनी गरीबी है? वहां पे क्यों आपने सीपीईसी के तहत और उसके अगल बगल के कॉरिडोर्स में चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज को अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं खनिज ले जाने के, और उनसे वापस में आप कुछ नहीं ले रहे हो, लोकल्स को कुछ नहीं दे रहे हो। वहां की आबादी को जॉब दिलाई, वहां की आबादी को जॉब दिलाई। अहमद मस्तिकान जी, जब वहां पर जॉब है, सीपैक चल रहा है, तो फिर क्यों वहां पे बलूचिस्तान के लोग विद्रोह पर उतर आए हैं? सारे लोग देखें, पूरा कोयटा शहर बेहतरीन तमाम बलूचिस्तान से ही चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर दूध और शहद की जो है ना, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पाकिस्तान में भी नहीं है यार। वहाँ पर इन्होंने हमारे बलोचों के खून से, हमारे और इन पंजाबी जो अमेरिका के दलाल हैं, हमारे और इनके दरमियान हमारे हजारों शहीदों का खून बीच में है। हमारे शहीदों के खून की नदियां बह रही हैं। हम इसको पार करके इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। 1 साल हो गया है। इतना गुस्सा क्यों है? बस ये बता दीजिए 20 सेकंड के अंदर, इतना गुस्सा क्यों है? वो तो कह रहे हैं जॉब दिलवाई है, सारी संप्रदा तो यहीं पर ही है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, गुस्सा इसलिए है कि इनका जो मुल्क बनाया था अंग्रेज के एजेंट ने, वही जिन्ना मरदूद ने, जो सबसे पहले अमेरिका से उसने भीख मांगी थी $2.5 अरब की अपने फौज के लिए और $1 अरब के अपने एयरफोर्स के लिए और $800 मिलियन नेवी के लिए। ये जिन्ना मरदूद ने, जिन्ना के ऊपर हम बलोच खामोश कर रहे हैं कि ये हमारे बानी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। इस बेगैरत को आप यहाँ पे हमें बिठा के इससे बेगैरत से गालियां सुनवा रहे हैं। इस खबीस के बच्चे को मुंह बंद करा है इसका। हम तभी से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बेगैरत को तो इसकी औकात सिखा सकते हैं। ये नाजायज औलाद है अपनी माँ बाप की, और यहाँ बैठ के गद्दारी की बातें कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बैड गवर्नेंस है। पूरे पाकिस्तान में भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। हाँ, अगर पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और बलूचिस्तान में नहीं बह रही, बिल्कुल जाती। बलूचिस्तान की आबादी देखिए, बलूचिस्तान का रकबा तकरीबन 43%। मतलब आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, वहां पर दूध शहद भी अब पा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन अहमद मस्तिकान जी इस बात पे हंसने लगे। और दूसरी बात तो ये हो जाता है कि बलूचिस्तान से ही तो पूरा पाकिस्तान चल रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा 40% पाकिस्तान का एक हिस्सा, उससे ही पूरे पाकिस्तान में सिंध या पंजाब में उसकी सारी, ये कहा जाता है कि उसकी पूरी मलाई तो उधर पहुंचा देते हैं। यही इसी बात की तो नाराजगी है। वक्त इतना ही था, लेकिन मैं जाने के पहले नदीम शेख जी आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप कहते हैं कि जो विदेश में बैठे हैं वो आपके लिए गद्दार हैं, तो आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहां है? कौन सा सेफ हेवन पाकिस्तान में बनाकर बैठे हैं? लंदन क्या पाकिस्तान में है? क्या आपके लिए वो गद्दार है? और आपके तमाम ऐसे बड़े अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त है जनाब जो बाहर बैठे हैं। जरा सोच समझ कर बोलिएगा कि गद्दार कौन है या कौन नहीं। आवाज बुलंद करने वाले को गद्दार का तमगा दे दिया जाता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।